नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं टिप्स म्यूज़िक लिमिटेड जो है इसका जो रिज़ल्ट है Q1 का, उस पे बात करूँगा और उससे हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। चूँकि हम इन्वेस्टर हैं तो हमारा कितना रिटर्न बनेगा, क्या कुछ हमारा वेल्थ बनेगा, किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके वो इसी पे डिपेंड करता है कि बिज़नेस का डायरेक्शन क्या है, वो किधर जा रहा है। तो हम उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि बिज़नेस जा किधर रहा है। इसके अलावा एक मिस्टर परेश पटेल करके हैं, उनकी कुछ क्वेरीज़ आई हैं, तो उसका भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, जो उनकी क्वेरीज़ हैं। तो आप में से भी बहुतों की हो सकता है सेम क्वेरीज़ हो, आपके दिमाग में कुछ वैसा डाउट आ रहा हो, तो इससे आप सबको जो है आंसर मिल जाएगा, जो इनकी क्वेरीज़ है। तो सबसे पहले जो ये परेश पटेल हैं, इनकी जो क्वेरीज़ आई हैं, इस पे मैं रिप्लाई दूँगा। इसके बाद टिप्स म्यूजिक का बिज़नेस थोड़ा-सा समझेंगे, इनका बिज़नेस मॉडल है क्या? फिर इसके बाद इनके रिज़ल्ट, इनका क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एग्जीक्यूशन है और आगे किस डायरेक्शन में बिज़नेस जा रहा है, इस पे बात करेंगे। तो इनकी जो पहली क्वेरी है वो विंटेज कॉफ़ी को लेके है, कि एक तो इनका कैश फ्लो नेगेटिव है और दूसरा इनकी प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। तो मतलब ये एक रिस्की बेट नहीं हो जाता है, उनका ये पूछने का तात्पर्य था। तो देखिए, सबसे पहले तो जो उनकी प्रमोटर होल्डिंग घटी है, तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग घटने के बाद भी 38% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, ठीक? और हम ऐसा नहीं कि उसमें 1% भी हम विंटेज कॉफ़ी में होल्डिंग रखने जा रहे हैं। आपकी भी 1% भी होल्डिंग नहीं होगी। तो आप 1% भी होल्डिंग आपके पास नहीं है और आप इतना चिंतित हो गए हो और आप सोच रहे हो कि मतलब जिसके पास 38% होल्डिंग है, वो बिज़नेस को लेके इतना कंसर्न नहीं होगा। आप उससे ज़्यादा कंसर्न्ड हो गए हो, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये हमारे इंडिया में केवल ये माइंडसेट है कि प्रमोटर होल्डिंग घट रही है, तो इसका मतलब वो समझ लेते हैं बिजनेस में ज़रूर कुछ नेगेटिव होने वाला है। जो प्रमोटर को पता है, वो इसलिए एग्जिट कर रहा है। बट ऐसा नहीं है। प्रमोटर एक बिजनेस को खड़ा करता है और उसकी भी अपनी कुछ लाइफ में एक्सपेक्टेशन होती है कि अभी उसको बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेना है, कुछ बड़े वैकेशंस पे जाना है। तो कुछ उसके लाइफ में अपने गोल्स होते हैं। तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए उसे कैश चाहिए और कैश आएगा कहाँ से? वो उसके पास जो कैश है, जो उसकी नेटवर्थ है, वो तो बिज़नेस में शेयर होल्डिंग के रूप में है। तो उसको कैश करने के लिए उतना कुछ न कुछ शेयर होल्डिंग सेल करना पड़ेगा, शेयर होल्डिंग डिक्रीज़ करना पड़ेगा जिससे उसके पास कुछ कैश आए और उससे वो लाइफ़ के अपने दूसरे गोल्स अचीव कर पाए। उसके लाइफ़ का एकमात्र गोल तो है नहीं कि उसको विंटेज कॉफ़ी का एक बिज़नेस खड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। सिर्फ़ यही एकमात्र उसकी लाइफ़ का गोल तो है नहीं। उसके लाइफ़ में और भी गोल्स होंगे। उसे उन्हें भी अचीव करना है। इसके अलावा इन्होंने कई बार फंड रेज़ भी किया है पास्ट में, तो जब फंड रेज़ कोई प्रमोटर करता है, तो भी उसकी प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ होती है। तो ये जब फंड रेज़ करने से उसकी प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसने अपना शेयर होल्डिंग सेल कर दिया है, बल्कि ऐसा है कि उन्होंने कुछ और नए शेयर्स कंपनी के इश्यू कर दिए हैं। अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं और प्रमोटर के पास जो शेयर पहले थे, वही अब भी हैं। तो जब परसेंटेज के टर्म में आप कैलकुलेट करेंगे, तो उनकी शेयर होल्डिंग घटी हुई नज़र आएगी। अगर अब मैं आपको इसको एक थोड़ा एग्ज़ाम्पल देके समझाऊँ, तो मान लीजिए कि कंपनी के पास टोटल 100 शेयर्स हैं, 100, उसमें से 50% प्रमोटर के पास है, यानी कि 100 में से 50 शेयर्स प्रमोटर के पास हैं, ठीक? अब उन्होंने फंड रेज़ करने के लिए 20 शेयर्स और इश्यू कर दिए हैं। तो अभी कंपनी के पास टोटल जो शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स, वो 120 हो गए हैं। तो पहले 100 थे नंबर ऑफ शेयर्स, अब 120 हो गए हैं। बट प्रमोटर के पास पहले भी 50 शेयर्स थे, अभी भी 50 शेयर्स हैं। अब आप जब फर्स्ट केस में आपको उसको परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करोगे, तो उनके पास 50% की होल्डिंग थी। बट इन सेकंड केस नंबर ऑफ टोटल शेयर्स 120 है और प्रमोटर के पास अभी 50 शेयर्स हैं। अब इसको आप परसेंटेज के टर्म में कैलकुलेट करोगे, तो 50 आउट ऑफ 120, तो परसेंटेज निकल के आएगा 41% का। तो अब आपको लगेगा कि पहले तो 50% प्रमोटर के पास होल्डिंग थी, अभी इनके पास 41 हो गया, मतलब इन्होंने 9% अपना स्टेक सेल कर दिया, बट ऐसा हुआ नहीं है। जो नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास पहले था, वही अभी भी है। बस उन्होंने कुछ शेयर्स और इश्यू कर दिए हैं, क्योंकि उनको मार्केट से और फंड रेज़ करना था। अब वो फंड रेज़ किस लिए करना था, विंटेज कॉफ़ी के केस में तो इन्होंने अपनी कैपेसिटी लगाई है, पहले भी कैपेसिटी लगाई है, आगे भी इनको कैपेसिटी इंक्रीज़ करना है और काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए इनको फंड रेज़ की आवश्यकता पड़ी थी, इसलिए उन्होंने फंड रेज़ किया था। आई होप कि जो आपकी ये वाली क्वेरी है कि शेयर होल्डिंग प्रमोटर का गिरते गया है, घटते गया है, तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। अब दूसरा है नेगेटिव कैश फ्लो का। तो देखिए, इनका जो बिज़नेस मॉडल है, इनका मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो बी टू बी वाले सेगमेंट से आता है। अभी इनका जो मेन बिज़नेस है वो बी टू बी सेगमेंट से है।
यानी कि ये जो दूसरे बिज़नेसेस हैं, उनको अपना ये कॉफ़ी जो बल्क में कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं और उसको बड़े-बड़े पैक्स में 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी के पैक्स में सप्लाई दे देते हैं। तो जो बी टू बी वाला बिज़नेस होता है, उसमें नेचर ये होता है, बिज़नेस का नेचर ही ऐसा होता है कि वो बिज़नेस जो है उसको कुछ क्रेडिट पीरियड चाहिए होता है, कुछ क्रेडिट पीरियड वो लेता है, उसके बाद वो आपको पे करता है। मतलब आप उसको अपना जो इस माल है आपका फिनिश्ड गुड, वो आप उसको सप्लाई दोगे, उसके बाद वो कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल वर्किंग कैपिटल हमेशा वहाँ पे कुछ न कुछ स्टक रहेगा और जो आपका कैश फ्लो है वो नेगेटिव रहेगा। इन मेजर केसेस जो बी टू बी वाले बिज़नेस है, वो उसमें ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि आपका दिमाग वहाँ पे गया क्यों? कि आप उसका कैश फ्लो देखने लगे और वो बिज़नेस का कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव है, इसलिए आपका दिमाग गया क्यों? वो इसलिए गया है क्योंकि जो इन जनरल जो ये अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों को सिखाया जाता है कि आप जब भी किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करो तो उसकी आरओई अच्छी हो, आरओसी अच्छी हो, 20% से दोनों अबव हो, इसके अलावा कैश फ्लो पॉजिटिव हो बिज़नेस, तभी वो एक अच्छा बिज़नेस है। तो ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी एकदम सही है कि वो एक अच्छा बिज़नेस है। अगर उसकी आरओई अच्छी है, 20% से ऊपर है, आरओसी 20% से ऊपर है, अच्छा बिज़नेस है। कैश फ्लो पॉजिटिव है बिज़नेस में, तो वो एक अच्छा बिज़नेस है। बट हम एक इन्वेस्टर हैं, तो हमें एक अच्छे बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें एक ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है जिसमें हमारा रिटर्न अच्छा बने और मार्केट में रिटर्न तब अच्छा बनता है जब किसी बिज़नेस में ग्रोथ आ रही हो, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छे से हो रहा है, मतलब काफ़ी फ़ास्ट पेस में हो रहा है। मतलब एक खराब बिज़नेस अच्छा बने और अच्छा बने और अच्छा बने, या फिर एक अच्छा बिज़नेस वो और अच्छा होता जाए और अच्छा होता जाए और अच्छा होता जाए। तो ये जो इम्प्रूवमेंट वाला फ़ेज़ है और ये काफ़ी तेज़ी से ये फ़ेज़ गुज़रे, ठीक है? तो आपका रिटर्न बनेगा तेज़ी से। अगर एक बिज़नेस अच्छा हो गया है, सपोज़ विंटेज कॉफ़ी का आरओई का नंबर आप देखोगे 25% 30% पहुँच गया, आरओसीई का नंबर 25% 30% तक पहुँच गया, इनका कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया, तो वो एक अच्छा बिज़नेस बन गया। फिर वहाँ सारा खेल हो चुका है, ठीक है? अब वहाँ आपका रिटर्न नहीं बनने वाला है, जो रिटर्न आपका यहाँ बनेगा, जब वो बिज़नेस अच्छा हो रहा है, ना कि बिज़नेस अच्छा हो चुका है। तो आपको वो बिज़नेस नहीं पकड़ना है जो बिज़नेस अच्छा हो चुका है, आपको वो बिज़नेस पकड़ना है जो तेज़ी से अच्छा हो रहा है, ठीक है? जब वो अच्छा हो चुका है, फिर आप आओगे इन्वेस्ट करने, तो वहाँ गेम हो चुका है भाई। वो ऑलरेडी 10x, 20x, 30x, 50x हो चुका है, ठीक है? तो आपको बिज़नेस यहाँ नहीं पकड़ना है, आपको बिज़नेस यहाँ पकड़ना है, जब वो अच्छा हो रहा है, स्टेज में है। दूसरा इनका एक और क्वेरी था वी टू रिटेल को लेके कि ट्रंप ने जो 25% का टैरिफ इंडिया पे लगाने के लिए बोला है कि 1 अगस्त से इंडिया पे 25% का इम्पोर्ट टैरिफ लग जाएगा। मतलब इंडिया से जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होके जाएगी यूएस में, उस पे टैरिफ चार्ज करेंगे वो 25% एक्स्ट्रा। तो इससे क्या वी टू रिटेल के बिज़नेस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? तो देखिए, वी टू रिटेल कोई एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस में है ही नहीं। उनका काम क्या है कि वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर करवाते हैं अपैरल्स को। और इंडिया में अपने रिटेल स्टोर्स लगा के उसको सेल करते हैं। तो इनका टोटल बिज़नेस इंडिया में है। ये तो इनका मतलब एक्सपोर्ट से स्पेशली यूएस में या फिर कहीं भी एक्सपोर्ट से कुछ लेना-देना नहीं है। तो इनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। और यहीं से आपके लिए एक लर्निंग भी निकल के आ रही है कि भाई एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस में ऐसे बिज़नेसेस जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनका मेन बिज़नेस एक्सपोर्ट करने का है या उनके बिज़नेस का कुछ भी हिस्सा, थोड़ा भी हिस्सा एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो ऐसे बिज़नेस में हमें जाना ही क्यों है भाई? इंडिया ऑलरेडी 140-150 करोड़ की इंडिया में पॉपुलेशन है। एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया। तो इंडिया में वैसे ही ऑप्शंस हैं इतने ढेर सारे, ऐसे बहुत से बिज़नेसेज़ हैं जो कि इंडिया में ही अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इंडिया के कंज्यूमर्स को ही अपना जो उनका गुड है, जो भी उनका मटेरियल है वो सेल कर रहे हैं। तो वैसे ही ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 20, 25, 30 कंपनियाँ ऐसी मिल जाएँगी जो कि 30% 40% से अपना बिज़नेस ग्रो कर रही हैं और उनका सारा बिज़नेस इंडिया में है। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ हमेशा 10, 20, 30 कंपनियाँ ऐसी हमेशा रहेंगी ही जिनमें अथाह ग्रोथ आ रही हो और उनका पूरा बिज़नेस इंडिया में ही हो। तो वो आप उनमें देखो, आप एक्सपोर्ट रिलेटेड जो एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस हैं उनमें जाओ ही मत। उनमें नहीं तो क्या है, कभी कोई टैरिफ लगा रहा है, कभी कोई वार छिड़ गया, फिर सी रूट ब्लॉक हो गया। भाई जो एक्सपोर्ट करेगा वो अपना सामान यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए ले कैसे जाएगा? समुद्र के रास्ते से ले जाएगा। अब वार की वजह से पता चला आपका उनका जो सी रूट है वही ब्लॉक हो गया। अब सप्लाई जा नहीं पा रही, बिज़नेस हैम्पर हो गया। तो काफ़ी मूविंग पार्ट्स आ जाते हैं, जब कोई बिज़नेस एक्सपोर्ट में जाता है। तो आप एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस को अवॉइड करो।
अनलेस बिज़नेस आपको इतना अच्छा मिल गया है, इतना बेहतरीन उसमें ग्रोथ है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो। फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया रिलेटेड जो इनका कि बिज़नेस इंडिया में है, ऐसे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट रखो। ठीक है? और दूसरा वी टू रिटेल से रिलेटेड और भी एक थोड़ा अपडेट दे दूँ। कल मैंने बताया था कि जैसे ये 400 करोड़ का क्यूआईपी करने वाले हैं। ये बिज़नेस इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है, कि अगर आप उनमें बताया था कि क्यूआईपी से अपना डेब्ट रीपे करेंगे और स्टोर ओपनिंग का जो इनका गाइडेंस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू आ रहा था। आज इनका कॉन कॉल हुआ है तो उसमें इन्होंने इन चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि अपना ये स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस बढ़ाने वाले हैं, प्लस कुछ डेब्ट अपना रीपे करेंगे। तो देखिए मार्केट ने थोड़ा-सा नेगेटिव रिएक्ट किया है और जिस तरीके से स्टॉक में आज सेलिंग आ रही थी तो ऐसा लग रहा है किसी बड़े फंड ने, कुछ फंड्स की भी होल्डिंग है इनमें। लग रहा है किसी ने कुछ ऑफलोड किया है या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर ने ऑफलोड किया है। बट बिज़नेस का डायरेक्शन अभी एकदम प्रॉपर है। इन्होंने अपना स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस बढ़ा दिया है। पहले इन्होंने बोला था एफवाई 26 में 100 स्टोर्स ओपन करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये अराउंड 120 स्टोर्स ओपन करेंगे। और नेक्स्ट ईयर भी ये 130 टू 140 के अराउंड स्टोर्स ओपन करेंगे। तो स्टोर का जो ओपनिंग का इनका रेट है वो एकदम एग्रेसिव है, काफ़ी अच्छा है। पहले अराउंड 50% की स्पीड से एफआई 26 में ये स्टोर ओपन करने वाले थे। अभी अराउंड 64% के आसपास इनका स्पीड हो जाएगा अगर ये 120 स्टोर्स ओपन करते हैं। इसके अलावा इन्होंने Q1 में 27 स्टोर्स ओपन ही कर दिया था। मतलब कि 28 स्टोर्स ओपन किया था, 1 स्टोर क्लोज़ किया था, तो नेट-नेट 27 स्टोर्स ओपन हो गए थे। और जुलाई में भी इन्होंने अपने अराउंड 9 स्टोर्स ऐड कर लिए हैं। हाँ, इनके ऊपर अराउंड 840 करोड़ या 820 करोड़ का डेब्ट दिखता है, आप जब भी इनका देखोगे बैलेंस शीट। तो उसपे थोड़ा-सा एक क्लैरिटी दे दूँ कि जो एक्चुअल डेब्ट है इनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग अराउंड 19 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो 97 करोड़ का है। बाकी 734 करोड़ जो है वो इनका लीज़ लायबिलिटी है। अब लीज़ लायबिलिटी क्या है कि जब भी ये अपना स्टोर ओपन करते हैं तो स्टोर लीज़ पे लेते हैं। तो मान लीजिए कि 1 लाख रुपए पर मंथ उसका रेंट है, तो साल का 12 लाख होता है। 5 साल के लिए इन्होंने लीज़ पे लिया है, तो टोटल 60 लाख होता है। तो ये 60 लाख को ये अपने एक्सपेंस में नहीं दिखाते हैं कि एक्सपेंडिचर में उसको नहीं दिखाते हैं, बल्कि उसको ये अपनी लायबिलिटी में दिखाते हैं। 60 लाख रुपया इनके ऊपर लायबिलिटी आ गया है। और जैसे-जैसे वो टाइम पास होता जाएगा, हर 1 महीने का रेंट जाता जाएगा, वो लायबिलिटी उसकी रिड्यूस होती जाएगी। तो ठीक है, तो वो जो 734 करोड़ है, वो इनकी लीज़ लायबिलिटी है, ना कि एक्चुअल डेब्ट। जिस हिसाब से आप देखोगे कि ये एक 6,700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप वाली कंपनी है और इनके पास जो टोटल नेट डेब्ट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के वो 116 करोड़ के आसपास है। तो डेब्ट भी बहुत मतलब एकदम दायरे में है, एकदम रेंज में है, एकदम मैनेजेबल है। फिर भी ये 400 करोड़ का जो क्यूआईपी करेंगे तो उससे अपना कुछ ये डेब्ट ये वाला जो पार्ट है इसको पे करेंगे, जिससे जो इनका इंटरेस्ट का बर्डन इनके ऊपर आता है वो थोड़ा-सा मैनेज हो जाएगा। तो आपको पैट में थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। इसके अलावा उससे अपना स्टोर गाइडेंस बढ़ा रहे हैं, स्टोर ज़्यादा ओपन करेंगे। तो बिज़नेस पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो बिज़नेस में कोई दिक्कत अभी तक दिख नहीं रही है। तो अब बात करते हैं टिप्स म्यूज़िक की। तो इनका बिज़नेस क्या है कि ये म्यूज़िक का प्रोडक्शन करते हैं और इसके अलावा म्यूज़िक के परचेज़ भी करते हैं। कोई किसी और का प्रोडक्शन है और इनको ठीक-ठाक डील लग रही है, तो उसको पैसे देके उसका पूरा राइट अपने पास ले लेते हैं। तो मोटा-मोटी आप देखेंगे तो ये इनका एक तरीके से एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो इनके पास म्यूज़िक का पूरा कैटलॉग है और ये उसके थ्रू अर्न करते हैं। अर्न कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। तो इनका जो 72% रेवेन्यू है मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जो उनकी पार्टनरशिप है उससे आता है। जैसे स्पॉटिफ़ाई हो गया, जियो सावन हो गया, विग म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बंद हो गया। ऐसे जो ढेर सारे म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं जिन पे आप म्यूज़िक सुनते हैं। तो उनके पास तो उसका खुद का म्यूज़िक है नहीं, वो इनसे पार्टनरशिप करते हैं कि आपका म्यूज़िक हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करेंगे और बदले में इनको रॉयल्टी पे करते हैं और वो अलग-अलग तरीके से होता है। जैसे अब जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं म्यूज़िक स्ट्रीमिंग वाले, ये कुछ तो ऐड से अर्न करते हैं और कुछ इनका जो सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल है, उससे अर्न करते हैं। तो उसी हिसाब से ये अपना इनको भी पेमेंट देते हैं। इसके अलावा यूट्यूब हो गया जिस पे शॉर्ट्स वगैरह जो कंटेंट आप अपलोड करते हैं, उसमें आप म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं कभी-कभी। तो वो जो म्यूज़िक होता है वो भी इन्हीं कंपनियों का होता है, तो उससे भी इनको फ़ी मिलता है। इसके अलावा यूट्यूब पे इनका एक अपना खुद का चैनल भी है, तो उसपे भी इन्होंने अपना सारा म्यूज़िक अपलोड कर रखा है। तो उस चैनल पे इनका जो सारा कंटेंट है वो इन्होंने मोनेटाइज़ कर रखा है और उससे भी इनको ठीक-ठाक अर्निंग हो जाती है। तो ये तो इनका एक सेगमेंट हो गया।
अब दूसरा सेगमेंट है इनका सिंक डील करके। मतलब ये अलग-अलग जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, जैसे ब्रॉडकास्टर हो गया, जैसे नेटफ्लिक्स है, वायाकॉम 18 है, मडाक फ़िल्म्स करके है, जो अलग-अलग प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं या ब्रॉडकास्टिंग के बिज़नेस में हैं, ये उनके साथ डील करते हैं। वो इनके म्यूज़िक को यूज़ करते हैं और बदले में इनको पेमेंट करते हैं। अब म्यूज़िक को यूज़ कैसे करते हैं? जैसे उन्होंने अपना कोई नया वेब सीरीज़ बनाया और उसमें इन्होंने इनका म्यूज़िक यूज़ कर लिया, ठीक है? तो ये इस तरीके से ये वाला इनका जो मॉडल है। तो अब बात करते हैं इन्होंने अपना इस पूरे एफआई 26 के लिए गाइडेंस क्या दिया था। इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये 30% से अपना रेवेन्यू यानी कि टोटल सेल्स वो ग्रो ग्रोथ दिखाएँगे उसमें, और इनका जो पैट है वो भी 30% से ग्रो करेगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस पूरे एफआई 26 के लिए इनका जो गाइडेंस था कि 404 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे और 217 करोड़ का ये पैट करेंगे। अब हुआ क्या? उस हिसाब से तो 1 साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में इन्हें ऑलमोस्ट 100 करोड़ का रेवेन्यू करना था, ठीक? बट इन्होंने 88 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है। तो और अगर उसको आप कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर तो उसमें 18% की ग्रोथ आई है। तो बात तो ये कर रहे थे कि ये 30% का ग्रोथ दिखाएँगे, बट इन्होंने ग्रोथ दिखाया 18% का। और पैट में तो और बुरा हाल है। पैट इन्होंने 46 करोड़ का किया है और ये ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इसमें केवल 4% की ग्रोथ आई है। तो अब बात करें अगर जो इनका बिज़नेस का डायरेक्शन है, तो वो अब उसमें देखिए आप ग्रोथ में तो स्लो डाउन आ रहा है। तो कहाँ ये 30% से ग्रोथ करने का बोल रहे थे, जो कि ऑलरेडी मार्केट को नहीं पसंद आ रहा था। जब इन्होंने 30% ग्रोथ लास्ट ईयर दिखाया और इस साल भी 30% ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, स्टॉक प्राइस तब से काफ़ी करेक्ट हो गया, तो जो कि मार्केट को नहीं पसंद आया। क्योंकि आप देखेंगे तो 2022 से 2024 या फिर 2021 से 2023 मतलब 2 साल का टाइम फ्रेम था। जब आप देखेंगे इनका पैट ऑलमोस्ट डबल हो गया था। मतलब 2 साल में इन्होंने अपने पैट को डबल कर लिया था, तो अराउंड 50% के आसपास का ये ग्रोथ दिखा रहे थे। वहाँ से 30% पे आ गया। अब 30% से ये 18 और 20% के रेंज में आ रहा है। तो बिज़नेस का जो डायरेक्शन है वो तो एकदम नीचे चला आ रहा है। स्पीड जो है कि एकदम गिरती चली जा रही है। तो ये तो मार्केट और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम नेगेटिव है। तो देखिए जो इसमें एक ट्रांज़िशन वाला फ़ेज़ था। जब पहले हम लोग क्या था कि पायरेटेड म्यूज़िक सुनते थे। नेट से सॉन्ग वगैरह डाउनलोड किया मोबाइल में और सुन लिया। उसके बाद हम प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट हो गए हैं, जब हमने स्पॉटिफ़ाई, जियो सावन इस सब टाइप के ऐप्स मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया और उसपे म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिए। तो ये एक ट्रांज़िशन था। तो वो जो उस ट्रांज़िशन फ़ेज़ की वज़ह से जो इनको लाभ मिल रहा था, जिस वज़ह से ये इतनी फ़ास्ट ग्रोथ पास्ट में दिखा रहे थे, वो ऐसा लग रहा है कि वो ट्रांज़िशन वाला फ़ेज़ अब ओवर हो चुका है। मतलब जिस स्पीड से वो ट्रांज़िशन था, वो स्पीड अब गई। अभी ट्रांज़िशन हो ही रहा है, कुछ नए सब्सक्राइबर्स ऐड हो ही रहे होंगे, बट उसमें वो स्पीड नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, जो पहले थी। और वही हमको अब इनका बिज़नेस उसी पे डिपेंडेंट है, अगर जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड होंगे, जितनी तेज़ी से ऐड होंगे, इन म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म से, उतना ही ज़्यादा इनको रेवेन्यू मिलेगा। तो वहाँ स्लो डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे भी स्लो डाउन हो रहा है, इनके रेवेन्यू में भी। तो बिज़नेस तो इनका डायरेक्शन अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो लेकिन ये है कि ये मैं जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करेंगे, अपने स्टॉक एडवाइज़र से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेंगे। बट जो मेरा ओपिनियन है कि बिज़नेस में अब वो वाली ग्रोथ रही नहीं, तो उस हिसाब से फिर स्टॉक प्राइस रिएक्ट करेगा, पी कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो पी इनका पहले काफ़ी हाई चला गया था, वो अराउंड अब तो 30 के आसपास आ गया है और अब वो और नीचे भी आएगा, क्योंकि इनका जो स्पीड थी, वो नीचे आती जा रही है, इनके शेयर्स की भी, इनके पैड की भी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ज़रूर आपको कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही वीडियोज़ आप और चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती